गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वी श्रावणी कुमारी, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर थर्ड, EC2 पेपर भारत की विदेश नीति का एक चैप्टर निशस्त्रीकरण पर चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण पर अंतर बताते हुए उसके बारे में परिभाषा व्यक्त की थी और एक वीडियो में मैंने निशस्त्रीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए थे। आज मैं निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में चर्चा करूंगी। तो सर्वप्रथम निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं में सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिकता का प्रश्न। सबसे पहले समस्या यह उत्पन्न होती है कि निशस्त्रीकरण पहले किया जाए या राज्य के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए। एक और यह है कि निशस्त्रीकरण हो जाने से राज्य के जितने भी आपसी विवाद हैं वो स्वयं ही सुलझ जाएंगे, और एक तरफ यह भी है कि राजनीतिक विवाद अगर सुलझ जाए तो निशस्त्रीकरण को स्थापित करना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारी समस्या यह है कि दोनों में से किस तर्क को ज़्यादा सही माने या ज़्यादा वजनी माने। देखा जाए तो शस्त्रीकरण के द्वारा तनाव, समस्या और युद्ध का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि निशस्त्रीकरण लागू कर दिया जाए तो देश में शांति का माहौल होगा, युद्ध में कमी आएगी, तनाव का माहौल भी कम होगा और भय का वातावरण भी नहीं रहेगा। अतः विद्वानों का कहना है कि निशस्त्रीकरण को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी निशस्त्रीकरण को पहले लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अनुपात की समस्या। निशस्त्रीकरण की समस्या जो है, सभी देशों में शस्त्रों को अनुपातिक रूप से कम करना है, क्योंकि निशस्त्रीकरण के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमजोर देश शक्तिशाली हो जाए और शक्तिशाली देश कमजोर हो जाए। प्रत्येक राज्य निशस्त्रीकरण के द्वारा अपनी शक्ति पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता है। प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि हमारी शक्तियां वैसे ही बनी रहे, परंतु वह सामने वाले राज्य या अपने पड़ोसी राज्यों या अपने आसपास के राज्यों की शक्ति को छीन कर देना चाहता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी राज्य सबसे पहले अपना हित देखता है, अपना स्वार्थ देखता है कि हमारी शक्तियां जो है वो वैसे की वैसे बनी रहे, परंतु हमारे आसपास के राज्यों की शक्तियां जो है वो कम हो जाए। अतः निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो आने वाली समस्या है वो यह है कि इसके अनुपात की समस्या है। निशस्त्रीकरण को अनुपातिक रूप से कम करना, जो कि यह एक पक्षीय है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय हित, यानी स्वार्थपूर्ण राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित जो है निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी समस्या है। कोई भी राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, अपने शक्ति को बचाए रखना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, और उसके बाद ही वह अपनी सीमा के बाहर अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रेम पूर्वक व्यवहार करके दूसरे देशों को धोखा देता है। इस प्रकार स्वार्थपूर्ण राष्ट्रीय हित भी निशस्त्रीकरण के मार्ग की एक बाधा है। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण कोई भी देश यह स्वीकार नहीं करता है कि उसकी निशस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निरीक्षण के द्वारा उस देश की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, जो कि कोई भी देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण के मार्ग की एक अन्य बाधा राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता भी है। उसके बाद पांचवा कारण आता है इसकी आर्थिक कारण। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों में अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके हिस्सेदार और मालिक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, परंतु वे कभी नहीं चाहते हैं कि निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम सफल हो, क्योंकि इससे उनका व्यापार ठप हो जाएगा, उनके कारखाने बंद हो जाएंगे। निशस्त्रीकरण का मार्ग अगर प्रशस्त हो जाए तो उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और पूंजीवादी देशों में गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, जिससे वह देश आर्थिक संकट की ओर ग्रसित हो जाएगा। इस तरह संक्षेप में कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा के स्थान पर समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विश्वास से सुलझाने का प्रयास करता है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतियोगिता, राष्ट्रवाद, स्वार्थपूर्ण राष्ट्रीय हित की भावना देखने को मिलती है तो निशस्त्रीकरण करना काफी कठिन प्रतीत होता है। निशस्त्रीकरण के लिए एक जैसा दृष्टिकोण,
नए वातावरण, नए विश्वास एवं नए मानवों की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप ही निःशस्त्रीकरण को स्थापित किया जा सकता है। तो यह थे निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। और अब हम चर्चा करेंगे कि निःशस्त्रीकरण को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण के लिए किए जाने वाले प्रयास में सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की दूसरी धारा में निःशस्त्रीकरण पर चर्चा की गई। चार्टर में निःशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी महासभा और महासुरक्षा परिषद दोनों पर डाली गई थी। उसके बाद दूसरा है चार्टर के निःशस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया था, जब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने एक घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा था कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए। उसके बाद 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग की स्थापना की, जिसके सदस्य वे सब देश ही थे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। इस आयोग को वे कार्य करने की मनाही थी, अर्थात उस कार्यों को करने पर प्रतिबंध था जो परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंपे गए थे। उसके बाद है 11 जून 1947 को सोवियत संघ ने कुछ प्रस्ताव पेश किए थे। सोवियत योजना में एक परमाणु नियंत्रण प्रणाली की शर्त और सिद्धांत स्थिर करने की बात कही गई। बाद में सितंबर 1947 को सोवियत संघ ने एक वर्ष में तिहाई हथियार और सेना घटाने के प्रस्ताव रखे। इसी प्रकार 11 जनवरी 1952 को छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की, जिसने परमाणु ऊर्जा आयोग और पारस्परिक हथियार दोनों का स्थान ले लिया और ऐसा निश्चय किया गया कि निःशस्त्रीकरण आयोग सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में कार्य करेगा। उसके बाद 10 मई 1955 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण की एक नई योजना रखी। उसके बाद जिनेवा के शिखर सम्मेलन जुलाई 1955 में सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने मुक्त आकाश योजना रखी। इस योजना के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सेना, शस्त्रागारों की संख्या, सैनिक सामग्री तैयार करने वाले कारखानों व सैनिक अड्डों की पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा विद्युत उपकरणों से हवाई निरीक्षण की व्यवस्था हो। उसके बाद 24 जनवरी 1957 को सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्त्रीकरण आयोग को विस्तृत किया जाए और मिस्र, भारत, पोलैंड और एक लैटिन अमेरिकी देश को भी इसका सदस्य बनाया जाए। उसके बाद इसी तरह 3 फरवरी 1958 तथा 31 मार्च 1958, 31 अक्टूबर 1958, 18 दिसंबर 1959, सन 1960, दिसंबर 1961 में भी कई प्रकार के आयोग स्थापित किए गए और इसमें निःशस्त्रीकरण के विचार पर बल दिया गया। उसके बाद 1963 की आणविक परीक्षा प्रतिबंध संधि और 27 जुलाई 1965 को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग की बैठक बुलाई गई। उसके बाद बाह्य आकाश संधि जो 1966 में थी वो एक रचनात्मक संधि थी और उसके बाद अणुप्रसार संधि 1968 में की गई थी। अणुप्रसार का अर्थ है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का प्रस्ताव किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जिसमें अल्बानिया ने प्रस्ताव का विरोध किया और क्यूबा उसमें तटस्थ रहा। और इस संधि का प्रस्ताव था, इस संधि का कहना था कि परमाणु अस्त्रों के प्रसार और उसके निर्माण पर नियंत्रण लगाया जाए। उसके बाद है न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि जो 1971 में हुआ। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं और उपलब्धियां जो नवंबर 1969 में हुई। और उसके बाद सॉल्ट समझौता, मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि, इस तरह की कई संधियां हुई जो निःशस्त्रीकरण को स्थापित करने के लिए ही की गई थी और उस पर विचार किया गया। उसके बाद आता है CTBT
CTBT जो है वो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, जो विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के उद्देश्य से समझौता किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विश्व भर में जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं उस पर रोक लगाया जाए। और 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। भारत ने CTBT के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। भारत का दूसरा विरोध यह भी था कि यह संधि बहुत ही संकीर्ण है और यह केवल नए विस्फोट रोकने की बात करती है, नए तकनीकी विकास और नए परमाणु शस्त्रों के विषय में पर यह चुप है। अर्थात कहने का बात तात्पर्य यह है कि यह सिर्फ नए विस्फोट, जितने भी नए विस्फोट होने वाले हैं उसको रोकने, उस पर नियंत्रण लगाने की बात करती, परंतु नए जितने भी तकनीकी विकास है या नए जितने परमाणु शस्त्र है उनके विषय में इनका कोई प्रावधान नहीं है। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे और अब तक कुल मिलाकर 154 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 45 ने इनका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया है। विविध परमाणु क्षमताओं वाले इन 44 राष्ट्रों में अभी तक 26 ने ही संधि का अनुमोदन किया है, जबकि 3 देशों भारत, पाकिस्तान व उत्तरी कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। अर्थात CTBT के संधि पर भारत, पाकिस्तान व उत्तरी कोरिया ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने यद्यपि CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु इनमें से केवल ब्रिटेन और फ्रांस ने ही संधि की पुष्टि की है। CTBT के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में किया गया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें यह कहा गया था कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमताओं वाले 44 राष्ट्रों द्वारा इस संधि का अनुमोदन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। 3 दिन चला इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान व उत्तरी कोरिया से संधि पर हस्ताक्षर करने व उसका अनुमोदन करने की अपील की गई ताकि संधि को लागू किया जा सके। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रूप से चिंतित एवं प्रयत्नशील है। संयुक्त राष्ट्र ने 1970 से 1980 के दशक को निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया। अर्थात निशस्त्रीकरण से हमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इससे नुकसान है, इस बारे में हमने चर्चा की। इसके पक्ष और विपक्ष में भी चर्चा की, लेकिन यह बात तो सत्य है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा कई राजनीतिक विवाद सुलझ जाएंगे और देश में शांति का माहौल उत्पन्न होगा, भय का वातावरण भी नहीं रहेगा और इस तरह से निशस्त्रीकरण एक ओर से हमारे लिए लाभदायक ही है और इसके मार्ग में आने वाली बहुत सी बाधाएं हैं और इसको स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं जिनका अभी मैंने चर्चा किया और मुझे आशा है आपको यह समझ आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है या मैं अगले वीडियो में आप लोग को दे दूँगी। थैंक यू।